नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट 4। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। न्यूज चैनल एनडीटीवी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीबीआई ने एनडीटीवी प्रमोटर प्रणॉय रॉय और उनकी पत्नी राधिका रॉय के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। सीबीआई और इनकम टैक्स विभाग ने आज प्रणॉय रॉय के दिल्ली और देहरादून स्थित घर और आरआरपीआर कंपनी के दफ्तर पर छापेमारी की। आरोप है कि आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम पर प्रणॉय और राधिका रॉय ने आईसीआईसीआई बैंक से लोन लिया, लेकिन उस फंड को कहीं और डाइवर्ट कर दिया। बैंक का कर्ज भी नहीं चुकाया, जिसकी वजह से आईसीआईसीआई बैंक को 48 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। एनडीटीवी और इसके प्रमोटर प्रणव रॉय पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कस गया है। आज सीबीआई और इनकम टैक्स ने प्रणव रॉय के दिल्ली में ग्रेटर कैलाश और देहरादून में घर में छापेमारी की। इसके अलावा आरआरपीआर कंपनी के दफ्तर पर भी छापेमारी की गई। जी बिजनेस के पास वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जिनमें सीबीआई ने दिल्ली में प्रणव रॉय के घर पर छापेमारी से पहले रजिस्टर में एंट्री की। सीबीआई ने प्रणव रॉय, उनकी पत्नी राधिका रॉय और एक निजी कंपनी और अन्य लोगों के खिलाफ आईसीआईसीआई बैंक को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दिल्ली के ये W17 का ये एनडीटीवी का ऑफिस है। यहाँ पर भी छापेमारी की जा रही है। 10:35 पर यहाँ सीबीआई की एक टीम आई और उसके बाद जांच यहाँ शुरू हो गई। जो अभी सीबीआई से जानकारी निकल कर आई है, उसके मुताबिक एनडीटीवी ने और डॉक्टर प्रणॉय रॉय, डॉक्टर राधिका रॉय ने बैंक से लोन लिया था एनडीटीवी के नाम पर, और वो लोन चुका नहीं पाने की वजह से बैंकों को काफ़ी नुकसान हुआ। इस मामले में एक एफआईआर भी सीबीआई ने दर्ज किया है। आरोप है कि आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम पर प्रणव और राधिका रॉय ने आईसीआईसीआई बैंक से लोन लिया, लेकिन उस फंड को कहीं और डाइवर्ट कर दिया। बैंक का कर्ज भी नहीं चुकाया, जिसकी वजह से आईसीआईसीआई बैंक को 48 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। प्रणव रॉय और राधिका रॉय आरआरपीआर कंपनी के डायरेक्टर हैं। एनडीटीवी के खिलाफ जांच में जुटे इनकम टैक्स कमिश्नर संजय श्रीवास्तव का आरोप है कि एनडीटीवी ने सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत दी और टैक्स हेवंस के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करके 2000 करोड़ रुपए भारत में लाए गए। श्रीवास्तव के मुताबिक एनडीटीवी ने 1 करोड़ 86 लाख रुपए की टैक्स चोरी भी की। श्रीवास्तव के मुताबिक एनडीटीवी पर जांच अधिकारियों को परेशान करने और उन्हें जांच से हटवाने का भी आरोप है। इसके अलावा एनडीटीवी पर जीई कॉर्प के जरिए पैसा मिलने का भी आरोप है, जिसका इस्तेमाल कई घोटालों के अलावा 2003 में गुजरात सरकार को बदनाम करने में हुआ। यहां तक कि एनडीटीवी ने जीई कॉर्प से मिली रकम की जानकारी स्टॉक एक्सचेंज को भी नहीं दी। श्रीवास्तव के मुताबिक एनडीटीवी पर डिविडेंड फ्रॉड से चुनिंदा निवेशकों को फायदा पहुंचाने का भी आरोप है। श्रीवास्तव के मुताबिक एनडीटीवी ने पीडब्ल्यूसी के जरिए फ्रॉड किया। मार्केट रेगुलेटर सेबी एनडीटीवी पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा चुका है। श्रीवास्तव ने कहा कि आरबीआई ने फेमा नियमों के उल्लंघन की रिपोर्ट ईडी को भेजी है। इनकम टैक्स कमिश्नर संजय श्रीवास्तव का कहना है कि एनडीटीवी ने राष्ट्रहित के खिलाफ काम किया और कंपनी के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मामला बनता है। एनडीटीवी ने एक बयान जारी करके सीबीआई छापों की बात कबूल की है और कहा है, सीबीआई एनडीटीवी और इसके प्रमोटर्स को गलत आरोपों के आधार पर परेशान कर रही है। एनडीटीवी और इसके प्रमोटर्स जांच एजेंसियों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। एनडीटीवी पर सीबीआई के छापों के बाद राजनीति भी गरमा रही है। Now, when you raid all these people who have very high profile positions in society, then the common man also feels if they can be, subject to prosecution, then what will happen to us if we do it? And ultimately, Mr. Chidambaram also has to be examined in this connection also, because without his support and one or two other people who have held the position of minister, they have to be investigated. आप जानते हैं ये क्या चल रहा है देश में, इसलिए आप लोगों ने निर्णय लेना क्या था। इनकम टैक्स कमिश्नर संजय श्रीवास्तव ने कहा कि एनडीटीवी के खिलाफ पिछले कई सालों से जांच चल रही है और आईटी विभाग ने एनडीटीवी के खिलाफ बड़ी मुश्किल से सबूत खोजे हैं। संजय श्रीवास्तव का यह भी कहना है
कि एनडीटीवी की भूमिका कारगिल हमलों और बॉम्बे बम धमाकों में संदिग्ध रही है। इसके अलावा एनडीटीवी ने ऑडिट खातों में जम्मू कश्मीर को भारतीय अधिकृत कश्मीर बताया गया। संजय श्रीवास्तव के मुताबिक पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम भी एनडीटीवी का बचाव करते थे और पाकिस्तान में सिर्फ एनडीटीवी अकेला भारतीय चैनल चलता है। ऐसे में एनडीटीवी गंभीर आरोपों से घिर गया है। हालांकि एनडीटीवी पर सीबीआई द्वारा आज की गई कार्रवाई आरआरपीआर मामले में की गई है। संतोष कुमार, जी मीडिया। और सीधा आपको संतोष के पास ले चलते हैं। संतोष, जो आरोप यहाँ पर एनडीटीवी पर लग रहे हैं वो बेहद गंभीर हैं। हालांकि कंपनी ने यहाँ पर कहा कि हम पर ये झूठे आरोप लग रहे हैं। रेड की बात स्वीकार जरूर की, लेकिन कहा कि जो भी अथॉरिटी है उसके खिलाफ भी एनडीटीवी यहाँ पर लड़ेगा। ऐसे में अब इन रेड्स के बाद क्या कुछ हाथ लगा है सीबीआई के? देखिए, अभी तो एक ठिकाने पर जो प्रणव रॉय का रेजिडेंस है वहाँ पर सीबीआई की छापेमारी खत्म हुई और वहाँ से जो हमने देखा है, हमारे कैमरे ने जो कैद किया है उसमें फॉरेंसिक एविडेंस इकट्ठा किया गया है। लैपटॉप हमने देखा है कि ले जाते हुए, और हमने उनसे बात करने की भी कोशिश की, लेकिन जांच अधिकारियों ने कुछ भी बात करने से साफ मना कर दिया। लेकिन फॉरेंसिक एविडेंस को ले जाते हुए ज़रूर देखा है। अब एक बार फिर से जब सारे जगहों पे जो छापेमारी हुई है वहाँ के एविडेंस को इकट्ठा करके एक कंपाइलेशन होगा, तब ये पता चल पाएगा कि आखिर क्या क्या चीज़ें इनके हाथ लगी हैं और कितने ये कारगर साबित होंगे। और जो आरोप लगे हैं एनडीटीवी पर, उन आरोपों को साबित करने में ये सबूत कितने कारगर साबित होंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए, और इससे जुड़ा हर अपडेट हम अपने दर्शकों को यहाँ पर देते भी रहेंगे। बाजार की बात कर लेते हैं तो आज फिर नया रिकॉर्ड स्तर बनाया गया। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स और निफ्टी अपने नए उच्चतम स्तर पर बंद हुए। बैंक निफ्टी भी आज नए रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। दिग्गज शेयरों के मुकाबले मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में ज्यादा खरीदारी रही। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 36 और निफ्टी 22 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए। ज्वेलरी, एनबीएफसी, इंफ्रा, टेक्सटाइल, रिटेल और कंज्यूमर गुड्स में शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी देखने को मिली। मेटल शेयरों में थोड़ी गिरावट रही। मेटल इंडेक्स को छोड़कर बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। मार्केट पे हमारा व्यू पॉजिटिव है। बहुत लिक्विडिटी है ग्लोबल मार्केट्स में, डोमेस्टिक मार्केट में, और ये लिक्विडिटी मार्केट को ड्राइव कर रहा है ग्लोबली, नॉट ओनली इन इंडिया। इसके अलावा अगर डोमेस्टिक इश्यूज पे ध्यान दें, आई थिंक वी आर सीइंग लॉट ऑफ पॉजिटिव्स। और मॉनसून अगर ठीक ठाक रहा इस बार तो आई थिंक इंडियन मार्केट्स विल सून टच 10,000। कॉर्पोरेट रिजल्ट्स पे अगर आप ध्यान दें, वहां पे भी बहुत अच्छा प्रोग्रेस देखने को मिला है, और हम लोगों को लगता है आने वाले क्वार्टर्स में इससे भी बेहतर प्रदर्शन रहेगा। जो रूरल डिमांड में कमी थी पिछले साल, वो रूरल डिमांड पिकअप हो रहा है। और सीधे रजत के पास आपको ले चलते हैं। रजत, जिस तरह से बाजार यहां पर नए रिकॉर्ड हर रोज बना रहा है, जाहिर तौर पर एक्सपर्ट भी मानते हैं कि 10,000 दूर नहीं, और कहीं ना कहीं पर जो डीमोनेटाइजेशन का असर था वो पूरी तरह से खत्म होता दिख रहा है। जी बिल्कुल, डीमोनेटाइजेशन की बात तो बहुत पीछे रह गई। अब तो ये है कि एफआईएस कितना भारतीय बाजार में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और लगातार लिक्विडिटी इंटैक्ट है। इंडियन मार्केट्स में नहीं, ग्लोबल मार्केट्स में भी। अमेरिकन मार्केट्स रिकॉर्ड स्तरों पर, इंडियन मार्केट्स रिकॉर्ड स्तरों पर। और आज तो देखिए, रेंज चाहे नैरो हो जाए, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से पैसा और इन्फ्लो इंडियन मार्केट्स पे आ रहा है, यहाँ से तेजी की उम्मीद की जा सकती है। आज के सत्र में बहुत इंटरेस्टिंग पॉकेट्स थी जहाँ पर खरीदारी हुई। सबसे पहले तो ज्वेलरी शेयर्स, जो सुबह एकदम से बाजार खुलते ही एक्टिव होकर, खबर यहाँ पर यह थी कि सोने पर 3% जीएसटी दर तय हुई है। बाजार उम्मीद कर रहा था 5%, 3% हुआ तो एक कहीं ना कहीं राहत की खबर हो गई। टाइटन 17%, पीसी ज्वेलर्स 9%, टीबीजेड, रेनेसा, इन सभी स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। 1000 से कम कपड़ों पर 5% जीएसटी तय हुई। कॉटन, टेक्सटाइल शेयरों पे 5% जीएसटी दर तय हुई। इसका इम्पैक्ट देखिए आप। सबसे पहले तो रिटेल सेक्टर से जुड़ी कंपनियां, क्योंकि 80% कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ टेक्सटाइल सेगमेंट से आता है रिटेल में। वी-मार्ट, वी2 रिटेल, फ्यूचर रिटेल, मंधाना रिटेल जैसे स्टॉक्स चढ़ते हुए नजर आए। टेक्सटाइल शेयर्स खुद चढ़े यहाँ पर। बॉम्बे डाइंग, रेमंड, लबोद्रा टेक्सटाइल, एसपी एपरल्स, अरविंद, इन सभी स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिली। तो ये दोनों सेक्टर्स बस कर रहे थे। एक और पॉकेट थी मिड कैप आईटी, जहां पर काफी समय बाद आज निश्चित रूप से एज अ होल पूरे ही पैक में खरीदारी देखने को मिली। मिसाल के तौर पर टाटा एलेक्साई, हेक्सावेयर, इन्फो एज, माइंडट्री, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो आज ट्रेडर्स चेज कर रहे थे। एनबीएफसी शेयर्स इसलिए क्योंकि अब क्रेडिट पॉलिसी बेहद नजदीक है। 7 जून तारीख है जिस पर ब्याज दरों को लेकर फैसला होने से पहले एनबीएफसी स्टॉक्स पे मोमेंटम बनता हुआ नजर आया।
और कुछ चुनिंदा स्टॉक्स जैसे कि यूनाइटेड स्पिरिट्स, एम्ब्रियल इंफ्रा, होटल लीला और साथ साथ गणेश हाउसिंग रियल एस्टेट प्ले पॉजिटिव था आज। तो काफी स्कैटर्ड मार्केट थी, लेकिन हकीकत यह है कि रिकॉर्ड स्तर पे कामकाज कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आज अपना इंटरनेशनल एक्सचेंज गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में खोलने जा रहा है और एनएससी के चेयरमैन अशोक चावला से खास बातचीत की केतन जोशी ने। सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा। एनएससी के चेयरमैन अशोक चावला साहब इस वक्त हमारे साथ है। आइए हम उनसे जानते हैं कि आज जो इंटरनेशनल एक्सचेंज का उद्घाटन हो रहा है उसकी क्या है अहमियत। सर, ये एक्सचेंज कितना मायने रखता है एनएससी के लिए? एनएससी के लिए तो एक एक्सटेंशन है जो हमारा कामकाज जो हम कर रहे हैं, पर देश के लिए ये बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि ये जैसे बाज़ार सब इंटरनेशनल हो रहे हैं, बिज़नेस ग्लोबल हो रहा है, पैसा इधर से उधर चलता है, उसके लिए एक बहुत अहम प्लेटफॉर्म यहाँ पे बन रहा है गुजरात गिफ्ट सिटी में। और वहाँ पे हम लोग इंटरनेशनल एक्सचेंज खोल रहे हैं जिसमें फ़ॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शंस हो सकेंगे। यहाँ के लोग भाग ले सकते हैं, बाहर के लोग भाग ले सकते हैं, और जो जो एसेट क्लासेस और प्रोडक्ट्स सेबी और आरबीआई ने मंजूर किए हैं उन सब में ट्रेडिंग हो सकेगा। तो मैंने इसका मतलब ये है कि जो दुबई में होता है, जो सिंगापुर में होता है, वो एक्टिविटी अब यहाँ हो सकेगी। सर, शुरुआती दौर में 6 महीने में क्या कुछ टारगेट रखा है कि इतना वॉल्यूम होगा, और कौन कौन सी प्रोडक्ट पर हम फोकस करने वाले हैं? देखिए, प्रोडक्ट्स तो काफ़ी दी हैं हमने, और 6-8 महीने में ऐसा कोई वॉल्यूम की हमने कोई प्लानिंग नहीं करी है, टाइम लगता है थोड़ा, मगर मुझे लगता है 12 महीने में बहुत कारोबार बढ़ जाएगा और काफ़ी ट्रेड दूसरे शहरों से, दूसरे सेंटर से भी यहाँ आएगा। सर, जैसे बीएसई ने अभी आईपीओ लेकर आए हैं, वैसे एनएससी का भी हम सुन रहे हैं, तो कितना समय लगेगा एनएससी का आईपीओ आने में? हमारी तरफ से पूरी तैयारी है, एनएससी की तरफ से शेयर होल्डर्स बहुत इच्छुक हैं और जिनको शेयर होल्डर बनना है वो भी बहुत तैयार हैं, मगर कुछ एक और पुराना मसला है सेबी के साथ, वो सॉर्ट आउट हो जाए तो हमारी धारणा ये है कि अगले 6-8 महीने में इस कैलेंडर ईयर, इस 2017 वर्ष के अंत से पहले हम आईपीओ ला सकें तो सबको संतोष मिलेगा। सर, पिछले 1.5 महीने में 2 बोर्ड मेंबर ने इस्तीफ़ा दिया, चाहे वो मैडम हो या तो अभी मिस्टर रवि ने, उसका सर क्या कारण है? क्योंकि हम आईपीओ ला रहे हैं, ऐसे माहौल में अगर एनएससी का इस तरह से थोड़ा रहे तो विश्वास भी लोगों का डगमगा जाए। नहीं, देखिए, वो कुछ उनके पर्सनल इश्यूज़ हैं, और बाकी हम चाहते हैं कि कोई भी जो पुराना कनेक्शन है जिस चीज़ से वो हट जाए तो बेटर है, और हम सेबी के साथ बैठ के उनको सेटिस्फाई कर सकें कि सब चीज़ बराबर व्यवस्थित चल रही है, उनको संतोष होगा, बाज़ार को संतोष होगा और आईपीओ सक्सेसफुल होगा। जीएसटी को लेकर वित्त मंत्रालय ने बैंकों को सख्त निर्देश दिए हैं। वित्त मंत्रालय ने बैंकों से कहा कि उन्हें हर हाल में जीएसटी के लिए अपने आप को तैयार करना है। वित्त मंत्रालय ने बैंकों से यह भी कहा कि 12 जून को होने वाली समीक्षा बैठक में उन्हें जीएसटी को लेकर उठाए गए कदमों की जानकारी देनी होगी, और साथ ही साथ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अपडेट करने में जीएसटीएन बैंकों की मदद भी करेगा। हम आपको बता दें कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने संसदीय पैनल को यह बताया था कि जीएसटी लागू करने के लिए बैंक अभी तैयार नहीं है। 1 जुलाई से जीएसटी लागू होना है और ऐसे में बैंकों को अपने सिस्टम और व्यवस्था में काफी बदलाव करना होगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी आलोक प्रदर्शी यहाँ पर जो ज्यादा अपडेट कर जुड़ गए हैं। आलोक, आईबीए ने पैनल को यह भी बताया कि ग्राहकों को जो इंफॉर्मेशन देने वाली बैंक की कई सारी सेवाएं हैं वो सेंट्रलाइज्ड है। साथ ही साथ ये भी उन्हें क्लियर कर दिया गया है कि आप पूरी तैयारी यहां पर रखिए, जीएसटीएन आपकी सॉफ्टवेयर अपडेट में भी मदद करेगा, लेकिन 1 जुलाई से जीएसटी लागू होगा ही होगा। जी बिल्कुल, वित्त मंत्रालय और साथ ही साथ प्रधानमंत्री का एक बिल्कुल सख्त निर्देश है कि 1 जुलाई से सभी को देश में जीएसटी लागू करना है। अगर ऐसे में बैंक के कह रहे हैं, कोई दिक्कत बता रहे हैं, कोई फ्लॉ बता रहे हैं कि इस वजह से उन्हें दिक्कत हो रही है या सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है, हार्डवेयर नहीं है, तो ये सारी समस्या का समाधान करने के लिए वित्त मंत्रालय तैयार है। ज़रूरत है कि बैंकर सामने आए और अपनी समस्या सामने रखें। इसी सिलसिले में जो 12 जून को क्वार्टरली रिव्यू बैंक की बैठक हुई, उसमें भी ये कह दिया गया है कि सभी बैंक जो है जीएसटी से जो प्रिपेयर्डनेस है, जो तैयारी है, उसके बारे में करके आएँ और क्या दिक्कत है, क्योंकि 1 जुलाई से जब लागू होना है तो ऐसे में बहुत कम समय रह गया है, और ऐसे लास्ट मोमेंट में अगर बैंक ऐसी बात कहते हैं तो जाहिर सी बात है ये परेशानी वाली बात है, क्योंकि पूरा इनपुट क्रेडिट से लेकर टैक्सेशन सिस्टम का सब कुछ बैंक से जुड़ा हुआ है, और ऐसे में सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक मिलकर ऐसी एक बात संसदीय पैनल के सामने रखते हैं
तो वित्त मंत्रालय ने साफ तौर पे कह दिया है कि बैंक को करना ही होगा, चाहे वो सॉफ्टवेयर से जुड़ी दिक्कत हो, हार्डवेयर से जुड़ी दिक्कत हो, जो भी होगा उसको तैयारी करके 1 जुलाई से लागू करने के लिए कदम बढ़ाना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक प्रियदर्शी इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए।